राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की नई वैकेंसी ग्राम विकास अधिकारी का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। अब आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस वैकेंसी में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करने वाले हैं तो अप्लाई करने से पहले आपको ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप फॉर्म में कोई भी गलती कर देते हो तो उसके बाद आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बता देता हूँ कि आप सही तरीके से ये फॉर्म किस तरह से भर सकते हो। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले गूगल पे आपको एसएसओ लिख के सर्च करना है। उसके बाद यहाँ पर राजस्थान सिंगल साइन ऑन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एसएसओ आईडी पासवर्ड कैप्चा कोड दर्ज करेंगे और एसएसओ आईडी को लॉगिन करेंगे। अब अगर आपके पास अपनी एसएसओ आईडी नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी नई एसएसओ आईडी बना सकते हैं। नई एसएसओ आईडी किस तरह से बनाई जाती है इस पर पहले ही मैं कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से देखकर आप ये एसएसओ आईडी बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एसएसओ आईडी को लॉगिन करेंगे। एसएसओ आईडी को लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन देखना है। अगर वो ऑप्शन यहाँ पर आपको कहीं भी दिखाई ना दे, इस तरह का इंटरफेस अगर आपके सामने आए तो यहाँ पर आपको अदर एप्स का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद एसएसओ के सभी एप्लीकेशन आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट पोर्टल दिया हुआ है, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पर फॉर्म भरने से पहले सबसे जरूरी और ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी एसएसओ आईडी अपडेट होनी चाहिए, यानी कि आपकी एसएसओ आईडी में जीमेल आईडी अपडेट होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी एसएसओ आईडी में जीमेल आईडी अपडेट है या नहीं। अगर अपडेट नहीं है तो आपको यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी अपडेट कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करना है। जैसे इस पोर्टल पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको देखिए जो वैकेंसी दिखाई दे रही है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर 2021, आपको इस वैकेंसी में ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आप ग्राम सेवक की इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको देखिए अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको वैकेंसी दिखाई देगी, आपको इस वैकेंसी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आवेदक का नाम भरना है। ये नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से भरने हैं। तो आवेदक का नाम भरेंगे, आवेदक के पिता का नाम भरेंगे और आवेदक की माता का नाम भरेंगे। ये सभी डिटेल 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से भरेंगे। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एज यहाँ पर ऑटोमेटिक आती है, इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, आप अपनी कैटेगरी चुनेंगे। आप ओबीसी, जनरल, SC ST जिस भी कैटेगरी से है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप जनरल हो तो यहाँ पर आप बताएंगे आप EWS कैटेगरी में आते हो या फिर नहीं। अगर आप EWS कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पर यस करेंगे। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अभी आपको EWS सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, भविष्य में आपको EWS सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप विकलांग हो तो यहाँ पर आप चुन सकते हो विकलांग की कौन सी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप बता सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट कर लेना है अगर आप विकलांग नहीं हो तो। अगर आप विकलांग हो तो यहाँ पर आपको ये कैटेगरी भी सिलेक्ट करनी होगी। उप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी, ये श्रेणी भी आपको यहाँ पर चुननी होगी, ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगी अगर आप विकलांग यहाँ पर चुनते हो तो। उसके बाद धर्म कौन सा है वो यहाँ पर आप बताएंगे। उसके बाद विवाहित स्थिति चुनेंगे, विवाहित है अविवाहित है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सिंगल हो तो ये कुछ भी डिटेल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप यहाँ पर मैरिड हो तो यहाँ पर आपको आपके जीवन साथी का नाम, आपके एक से अधिक जीवित पति पत्नी है या नहीं वो यहाँ पर आपको बताने होंगे। इसी के साथ अगर आपने दहेज स्वीकार किया है या फिर नहीं किया वो यहाँ पर आपको बताना होगा। आपके 1/6/2002 से पहले कितने बच्चे हैं, 1/6/2002 के बाद कितने बच्चे हैं वो आपको यहाँ पर बताने होंगे। टोटल यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। लेकिन अगर आप विवाहित नहीं हो तो यहाँ पर आप सिंगल सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कुछ भी डिटेल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप एक मोबाइल नंबर दर्ज कर दोगे। उसके बाद आप देख सकते हैं ईमेल आईडी एसएसओ से यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुकी है, तो ये एसएसओ आईडी से ही आती है, यहाँ पर आप दर्ज नहीं कर सकते और ना ही चेंज कर सकते। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो एसएसओ आईडी में जाकर इसे अपडेट कर सकते हो। उसके बाद नीचे आएंगे, अगर आप अनुसूचित क्षेत्र से हो तो यहाँ पर आपको बताना होगा, लेकिन अगर नहीं हो तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेंगे, अगर हो तो यस कर देंगे। अब यहाँ पर आपको कोरस्पोंडेंस एड्रेस देना होगा, यानी कि जो आपका वर्तमान पता है वो यहाँ पर आपको बताना होगा। तो यहाँ पर आप अपना कंप्लीट वर्तमान पता दर्ज करेंगे। यहाँ बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब अगर आपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ सही दर्ज किया है तो यहाँ पर आप यस करेंगे। यस करने के बाद डायरेक्ट आप अगले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले नेशनलिटी बतानी होगी। आप इंडियन है तो यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका गृह राज्य कौन सा है वो यहाँ पर आपको चुनाव करना है। उसके बाद आपका जिला कौन सा है वो यहाँ पर
सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्लॉक कौन सा है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद तहसील सेलेक्ट करेंगे। तहसील जो भी है वो यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक सेलेक्ट कर लीजिए। उसी हिसाब से आपके गाँव का या फिर शहर का नाम आएगा, तो यहाँ पर आप अपने शहर का नाम सेलेक्ट कर लीजिए या फिर गाँव का नाम। उसके बाद अगर आप किसी और देश से आए हो तो यहाँ पर यस कर सकते हो। उसके बाद आप कौन से देश से आए हो वो बताना होगा, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे, विशेष श्रेणी में बताएंगे क्या आप भूतपूर्व सैनिक है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है, एक्स सर्विसमैन हो, तो आप यहाँ पर यस करेंगे और यहाँ पर आपको बताना होगा कैटेगरी, आपको रिटायरमेंट डेट देनी होगी, आपको पीपीओ नंबर भी यहाँ पर बताने होंगे। लेकिन अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं हो तो ये कुछ भी डिटेल आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ पर डायरेक्टली नो करेंगे। नो करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप कोई खिलाड़ी है। अगर आप कोई खिलाड़ी है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो रखना है। अगर आप यहाँ पर यस करते हो तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि आप इंटरनेशनल या फिर नेशनल कौन से लेवल पे खेले हो, वो यहाँ पर आपको बताना होगा, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हो अगर आप कोई खिलाड़ी नहीं हो तो। उसके बाद अगर आप एनसीसी कैडेट हो तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यस करेंगे तो इससे संबंधित आपको डिटेल भी बतानी होगी। इसी तरीके से आप यहाँ पर नीचे आएंगे, अगर आप भूतपूर्व कैदी हो तो यहाँ पर आप बताएंगे और अगर यस करते हो तो उससे संबंधित आपको डिटेल भी देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, अगर आप राज्य सरकार के कोई स्थायी कर्मचारी हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो यहाँ पर आप यस करेंगे और कौन से डिपार्टमेंट में हो वो भी यहाँ पर आपको बताना होगा, नहीं तो आप नो रखेंगे। उसके बाद अगर आपके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है तो यहाँ पर आप यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर से यस करेंगे। इससे आपकी फीस पर भी प्रभाव पड़ेगा, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद एडिशनल कैटेगरी बतानी होगी, तो अगर आपकी कोई एडिशनल कैटेगरी है इनमें से तो आप बता सकते हो। जैसे उदाहरण से समझे तो अगर 1971 भारत पाक युद्ध में आप अपने स्वदेश आए हो तो यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक कर सकते हो। टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आप ये कैटेगरी चुन सकते हो। इसके अलावा भी यहाँ पर अलग अलग कैटेगरियाँ हैं, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप नेक्स्ट करेंगे अगर आपकी कोई एडिशनल कैटेगरी नहीं है तो। अब यहाँ पर आपको एजुकेशन डिटेल बतानी होगी, तो यहाँ पर आप चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद 10वीं क्लास की डिटेल सबसे पहले बताएंगे, तो विषय समूह में आप ऑल सब्जेक्ट या फिर ऑल जनरल सब्जेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद आपने कौन से बोर्ड से 10वीं क्लास की है वो यहाँ पर आपको बताना होगा, बोर्ड का नाम दर्ज करेंगे। उसके बाद 10वीं क्लास के रोल नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद रिजल्ट में आपको CGPA ग्रेड या फिर परसेंटेज क्या मिला है आपको मार्कशीट में, वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद कौन से साल में आपने 10वीं पास की है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद 10वीं क्लास में आपके कितने परसेंटेज है वो यहाँ पर आपको बताने होंगे, अगर ग्रेड है तो उस हिसाब से बता सकते हो। उसके बाद यहाँ पर 12th की डिटेल देंगे। यहाँ पर विषय समूह में आप फैकल्टी आर्ट कॉमर्स साइंस आपकी जो भी है वो बता दीजिए। उसके बाद 12th बोर्ड का नाम यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद 12th के जो भी रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको बताने होंगे। उसके बाद क्या मिला है आपको 12th की मार्कशीट में वो यहाँ पर परसेंटेज ग्रेड वो आप अपने हिसाब से चुन सकते हो। कौन से साल में 12th कक्षा पास की है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। 12th के जो भी परसेंटेज है वो यहाँ पर आपको बता देने हैं। तो इस तरह से 12th की डिटेल भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की डिटेल भरनी होगी। सबसे पहले विषय समूह में ग्रेजुएशन में आपके पास आर्ट कॉमर्स साइंस क्या था वो यहाँ पर आप बता देंगे। उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है वो यहाँ पर आपको बताना है। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के रोल नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे अगर आपने फाइनल ईयर पास कर रखा है तो। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने ग्रेजुएशन फाइनल ईयर पास नहीं कर रखा तो यहाँ पर आप अपेयरिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर अपेयरिंग सेलेक्ट करते हो, अगर आपकी ग्रेजुएशन चल रही है तो यहाँ पर आपको आगे की डिटेल दर्ज नहीं करनी होगी। यहाँ पर पासिंग ईयर वगैरह कुछ भी दर्ज करने की जरूरत नहीं है, परसेंट वगैरह। और आप जो रोल नंबर है वो लास्ट ईयर के दर्ज कर सकते हो। आपने लास्ट के साल जो भी कक्षा पास की है वो यहाँ पर उसके रोल नंबर दर्ज कर देंगे और यहाँ पर आप अपेयरिंग चुन लेंगे अगर आपकी ग्रेजुएशन चल रही है तो। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखी है तो यहाँ पर आप परसेंटेज ग्रेड जो भी है आपके वो चुन लीजिए, फाइनल ईयर के रोल नंबर लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर कौन सा है, कौन से साल में आपने ग्रेजुएशन पास किया वो बताएंगे। परसेंट ग्रेड आपके जो भी है वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। तो इस तरह से आप ग्रेजुएशन की डिटेल भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कंप्यूटर कोर्स देना होगा, तो सिलेक्ट 1 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कंप्यूटर कोर्स के बारे में दिया हुआ है। अब अगर आपने RCIT कर रखा है तो यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको RCIT का ऑप्शन मिल जाता है, आप इसे सेलेक्ट करेंगे और RCIT की डिटेल दे देंगे। लेकिन अगर आपने CCC कर रखा है, ये बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन है कि हमारे पास CCC का सर्टिफिकेट है तो क्या हम ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने CCC कर रखा है तो आप सेकंड वाला ऑप्शन चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस, तो आप सेकंड वाला ऑप्शन चुनाव कर लीजिए और CCC की डिटेल दे दीजिए। लेकिन अगर आप RCIT से ही फॉर्म भरना चाहते हो तो आप सबसे लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर चुनाव कर सकते हो। इसके साथ ही मैं यहाँ पर आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा, अगर आपके पास RCIT या फिर कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा नहीं है तो आप RCIT के लिए अप्लाई करके भी ये फॉर्म भर सकते हो, चाहे आपने RCIT का एग्जाम ना दिया हो। आप सबसे लास्ट वाला ऑप्शन चुनेंगे RCIT वाला। चलिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब अगर आप यहाँ पर RCIT चुनते हो तो विषय समूह में आप कंप्यूटर लिख सकते हो, यहाँ पर कंप्यूटर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड का नाम देंगे, कौन से बोर्ड से किया है वो यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास रोल नंबर नहीं है तो आप स्टूडेंट के जो भी
कोड है वो यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हो, रोल नंबर है तो आप रोल नंबर दर्ज कर सकते हो। चलिए मैं वो यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज बताने होंगे, परसेंटेज ग्रेड आपको क्या मिले हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने RCIT कंप्लीट नहीं कर रखी है, अभी आपने RCIT का फॉर्म भरा, एग्जाम नहीं दिया, आपकी RCIT चल रही है तो आप अपेयरिंग भी चुनाव कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको आगे की कोई भी डिटेल नहीं देनी होगी। लेकिन अगर आपने RCIT पास कर रखी है तो आप परसेंटेज चुनेंगे, कौन से साल में आपने पास की है, कितने परसेंट मिले हैं, वो सारी डिटेल आप यहाँ पर बता देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये सारी डिटेल भर दी है। डिटेल भरने के बाद अगर आपको किसी बोर्ड ने परीक्षा से बाहर किया है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ पर नो सेलेक्ट रखना है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब डायरेक्ट आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटोग्राफ 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। साइज़ की बात करें तो 50 KB से साइज़ कम नहीं होना चाहिए, 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज़ 20 KB से कम नहीं होना चाहिए, 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। और ये सभी आपको JPG फॉर्मेट में ही अपलोड करने हैं। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर आप जैसा भी सिग्नेचर करते हो वो अपलोड करना है। इसी के साथ यहाँ पर आपको एक हिंदी में सिग्नेचर भी अपलोड करना है। लेकिन अगर आप सिग्नेचर हिंदी में ही करते हो तो एक ही सिग्नेचर को आप दोनों जगह पर अपलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिग्नेचर इंग्लिश में करते हो तो यहाँ पर आपको हिंदी वाले सिग्नेचर अपलोड करने, हिंदी में नाम लिख के अपलोड करना है और इंग्लिश वाले अलग करने हैं। आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते टाइम इन बातों का ध्यान रखना है। सबसे लास्ट वाले पॉइंट को यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, सारे पॉइंट को एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद ही फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करें। तो यहाँ पर ये सभी पॉइंट आप एक बार देख लीजिए। सिग्नेचर का सबसे लास्ट वाला पॉइंट आप ध्यान में रखें, उसके बाद ही आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें। उसके बाद बॉडी पे कोई निशान है तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं, नहीं तो नो मार्क्स यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको प्रेफरेंस चुनना होगा। तो आप जिस भी जिले में पहले अप्लाई करना चाहते हैं, सेकंड में अप्लाई करना चाहते हैं, वो 30 प्रेफरेंस आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड करके 30 जिलों को आप अपने क्रम में यहाँ पर सेट कर लीजिए। तो जिस भी जिले में आप पहले लेना चाहते हैं, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, इस तरह से करके आप 30 जिले यहाँ पर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। एक एक करके यहाँ पर आप 30 प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर चलिए मैं ये सभी प्रेफरेंस एक एक करके सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि एक जिला 2 बार सिलेक्ट नहीं हो सकता। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके फॉर्म का यहाँ पर प्रीव्यू दिखाया जाएगा। तो फॉर्म का एक बार प्रीव्यू ध्यान से चेक कर लेना है, क्योंकि अगर कोई गलती हो जाती है तो आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं। तो एक बार फॉर्म को लास्ट में ध्यान से चेक करें। अगर फॉर्म सारा सही लगता है तो चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर कोई गलती है तो आप यहाँ पर फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट पे क्लिक करके फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप पे फीस का ऑप्शन दिया हुआ, इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद डायरेक्ट आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप सारी डिटेल चेक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं 250 रुपये हमें देने हैं। अब जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है और जो EWS कैटेगरी में आते हैं, जिनकी आय 2.5 लाख से कम है, उन्हें 250 रुपये ही देने होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इस भर्ती के लिए आपको कितनी फीस पे करनी होगी। अगर आप ई-मित्र से ये फॉर्म भरते हैं तो आपकी फीस थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा यहाँ पर लग सकती है। उसके बाद यहाँ पर आपको पे फीस का ऑप्शन मिल जाता है। फीस भरने के लिए आपको यहाँ पर पे फीस पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर फिर से ओके करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ पर इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए कई ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए 10 रुपये सर्विस चार्ज भी ऐड हो गए हैं, तो 10 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर नेट बैंकिंग के भी ऑप्शन है, आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ एग्रीगेटर पे क्लिक करके आप अलग अलग पेमेंट ऑप्शन से पेमेंट कर सकते हैं, जैसे आप अपने ATM कार्ड से, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, ये सभी से आप यहां से पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करके। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पर UPI का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो अलग से UPI वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके UPI से पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम सेकंड वाला ऑप्शन चुनाव करते हैं और एग्रीगेटर से हम अपने ATM कार्ड से पेमेंट करेंगे। सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कोई भी दोनों में से पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आपको पेमेंट पेज पे भेज दिया जाएगा। पहले प्रीव्यू दिखाया जाएगा, कंफर्म पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट आपके सामने पेमेंट पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको चुनना होगा, कार्ड से, नेट बैंकिंग से या फिर UPI से। वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। हम कार्ड से पेमेंट करेंगे, ATM कार्ड से पेमेंट करेंगे तो हम यहाँ पर डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद डेबिट कार्ड कौन सा है वो यहाँ पर आपको चुनना होगा, वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, रुपे है, जो भी कार्ड है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये सब आपको आपके कार्ड पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए हम यहाँ पर रुपे कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर कार्ड नंबर दर्ज करेंगे, कार्ड होल्डर का नाम, कार्ड का एक्सपायरी महीना कौन सा है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, कार्ड का एक्सपायरी ईयर कौन सा है वो सेलेक्ट करेंगे, CVV नंबर दर्ज करेंगे। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे। आपके अकाउंट से कितना पेमेंट होने वाला है वो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा, कंफर्म करेंगे। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उन पर OTP आएगा, OTP दर्ज करेंगे। OTP दर्ज करने के बाद यहाँ पर आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं OTP दर्ज कर देता हूँ और यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं। जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपको पेज को रिफ्रेश नहीं करना है।
क्योंकि अगर आप पेज को रिफ्रेश कर देते हो तो हो सकता है आपका पेमेंट फेल हो जाए। तो आपको इंतजार करना है, आपको ऑटोमेटिक ही रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसी के साथ यहाँ पर रिसिप्ट को प्रिंट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। फॉर्म का प्रिंट आउट लेने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फॉर्म का प्रिंट आउट आपके सामने आ जाएगा। प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप चाहें तो डायरेक्ट प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे मोबाइल या कंप्यूटर में सेव करके भी रख सकते हैं। यहाँ पर व्यू रिसिप्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने रिसिप्ट आ जाएगी। प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप चाहें तो यहाँ से इसे सेव करके रख सकते हैं या फिर इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। अगर आपको प्रिंट आउट नहीं मिलता है तो आपको होम पेज पे आना है। यहाँ पर आपको देखिए आपकी एप्लीकेशन दिखाई देगी, यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके आप कभी भी भविष्य में यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ से आप दोबारा से प्रिंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आ गई होगी कि ये फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है। अगर आपको जानकारी पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है, हमारी मेहनत पसंद आई है, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि भविष्य में भी आपको अलग अलग अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। अगर आपको इस फॉर्म से संबंधित कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको कोई भी परेशानी है, कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका आपको जरूर रिप्लाई देंगे। अगर आपके मन में और कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।